एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरा भाई पूरे 5 साल के बाद छूटकर जेल से बाहर आ रहा था। मेरी माँ और पापा तो रो रो कर बुरा हाल था। इन 5 सालों में हमारी हालत बहुत बुरी हो गई थी। हम लोग तो मेरी सहेली रीना से भी बहुत ज़्यादा मजबूर और लाचार हो गए थे। पहले मोहल्ले वालों में हमारे घर का नाम इतना रोशन था, अब तो वह सारा मटिया मेल हो गया था। अब तो मोहल्ले वाले हमें शक की निगाहों से देखते थे और बाकी सहेलियों ने तो मेरे घर आना जाना भी छोड़ दिया था और वो मुझसे बात तक करने में कतराती थी। मैं सोचती थी आखिर एक ही पल में कैसे तहस नहस हो गया था। आखिर हम दोनों माँ बेटी के कर्मों की सज़ा तो मिलनी ही थी। जो दूसरों के घरों पर ताका झांकी करते रहते थे उनके साथ हमेशा ऐसा ही होता है। मैंने तो अब जिंदगी से ये सीख लिया है, कोई भी इंसान एकदम परफेक्ट नहीं होता है। कोई ना कोई तो कमी हर इंसान के अंदर मिल ही जाती है और हर बुरे से बुरे इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है। तो किसी इंसान को भी अपने नज़रों से जज नहीं करना चाहिए। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। अब सुनिए कहानी। मैं तो हैरान थी, पूरे मोहल्ले की सबसे गरीब लड़की आज इस मोहल्ले में सबसे अमीर लड़की कैसे बन गई थी। ऐसा भी क्या खास था उसके अंदर जो किसी और के पास नहीं था। मैं भी तो बहुत अच्छे कपड़े सिला करती थी, लेकिन फिर पूरे मोहल्ले सारे आदमी उसी से कपड़े क्यों सिलवाते थे। इस बात के पीछे मैं हाथ धोकर पड़ गई थी। सोचा कि पता लगा कर ही रहूंगी, आखिर ऐसा भी क्या करती है वह। सारे मोहल्ले के आदमी उसी से कपड़े सिलवाते हैं। इस बात की तह तक पहुंचने के लिए मैंने एक प्लान भी बना लिया, लेकिन जब बात मेरे सामने आई तो मैं अपने कानों को हाथ लगा लिया। मुझे अफसोस हुआ कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब मुसीबत मेरे सर पर भी नाच रही थी और वह भी बहुत बड़ी। क्योंकि रीना मर्दों के कपड़े सिलते हुए उन कपड़ों के साथ, ये थी कहानी का शीर्षक। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। हमारे मोहल्ले में सब लोगों के साथ बातचीत बहुत अच्छी थी। सारी औरतों के आपस में एक दूसरे से दोस्ती थी, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहती थी। हम लोग छोटे छोटे थे, एक साथ ही खेला करते थे। अब जवान हुए तो मेरा नाम टीना था और हमारे मोहल्ले में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रीना था। देखने में काफ़ी खूबसूरत और प्यारी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा गरीब थी। और फिर गरीब लोगों के पास खूबसूरती भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती, क्योंकि वह अपना ख्याल नहीं रख सकती है। बाप बिस्तर पर पड़ा रहे, उसकी माँ घर के काम वगैरह करती थी और उसकी 7 बहनें थी। बाप ने बेटा पैदा करने की इच्छा में 8 बेटियां पैदा कर डाली थी। रीना सबसे बड़ी थी। उसने 10वीं पास किया हुआ था और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर का गुजारा करती रही। लेकिन टाइम के साथ साथ उसके मोहल्ले में बहुत बड़े बड़े ट्यूशन सेंटर भी खुल गए थे, जहाँ पर 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इसलिए उसका काम धीरे धीरे ख़त्म हो गया। उसे कपड़े भी सीने आते थे, लेकिन ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं सिलाई करती थी। पर फिर उसने कपड़े सीने शुरू कर दिए। मुझे उसके बारे में पता था, वो मेरी दोस्त थी। हमने एक ही सिलाई केंद्र में सिलाई सीखी थी। उसके साथ मेरा अच्छा टाइम भी बीत जाता था। लेकिन मेरी माँ मुझे कहती, इस तरह गरीब लोगों से दोस्ती करने की क्या ज़रूरत है, अमीर लोगों से दोस्ती किया करो ताकि वक्त पड़ने पर हमारे काम भी आ सकें। मम्मी की बात बिल्कुल ठीक थी। इंसान दोस्ती रखता इसीलिए है, बाकी कोई भी किसी के साथ दिल से जुड़ता नहीं। दोस्तों में भी एक दूसरे के खिलाफ बातें होती रहती हैं और दिल में ये बात भी रखी जाती है कहीं उसके साथ कोई ज़्यादा अच्छा मामला ना हो जाए। फिर भी कभी कभी मैं रीना से मिल ही लिया करती थी। एक दिन ऐसे ही उसके घर चली गई। जब उसके घर जाती थी तो खाने पीने की तो कोई चीज़ नसीब नहीं होती थी। वहीं लाल चाय बनाकर ले आती थी। ना तो उसमें अदरक होती थी, ना ही कुछ होता था, और चीनी भी नाम का ही होता था। मैंने उसे कहा कि मुझे नहीं पीनी तेरी लाल चाय, मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए बैठी हूँ। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी जाओगी, कुछ खा कर जाओ। मैंने दिल में सोचा कि आखिर उसके घर में क्या खाकर जाया जा सकता है। हर बारी इसी तरह गंदी सी चाय पीनी पड़ती है। खाने की कोई चीज़ तो होती नहीं उसके पास जो मुझे खिलाएगी। वहाँ से उठकर चली गई। मेरे आने पर बहुत खुश थी। उसके बहनें भी काफ़ी खुश थी। उसकी मम्मी ने भी मुझे प्यार किया था, मेरा हाल चाल पूछा था, लेकिन फिर वहाँ से चली गई। थोड़ी देर के बाद रीना पूरी ट्रे उठाकर मेरे सामने ले आई थी और उसे देखते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि उस ट्रे के अंदर लाल चाय नहीं बल्कि दूध वाली चाय रखी थी और चाय के कप के साथ साथ बहुत सारे टोस्ट भी लगे हुए थे। आलू फिंगर, मलाई चाप, सबसे महंगी मिठाई भी लेकर आई थी। मैं ये सब देखकर हैरान रह गई। उसने कहा कि खाओ, अच्छा हुआ तुम आ गई हो, नहीं थोड़ी देर के बाद मुझे ये सब अकेले ही खानी पड़ती।
अब तुम्हारे साथ बैठकर खाऊंगी, थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। मैंने जब उसके तरफ देखा, ये सामान कम से कम भी 2-2.5 हज़ार का तो होगा ही। ये मेरे सामने इतना सारा सामान कैसे रख सकती थी? मैंने हैरानी से उन सभी चीज़ों को खाने से पहले सूंघना शुरू कर दिया था, कहीं खराब तो नहीं है। इस बात को शायद रीना ने नोट कर लिया था, लेकिन उसने मुझे जरा भी पता लगने नहीं दिया। उसने कहा कि अभी अभी मैंने फ्रेश मंगवाया है, सारा का सारा बिल्कुल फ्रेश है। आज मेरा बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैंने छोटी बहन को भेजकर ये सारे सामान मंगवाए हैं। कहने लगी, मैं तो चाय बनाने ही वाली थी, लेकिन मौसम चाय का नहीं था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से मैं थोड़ा बहुत ही उन सब से खाया था। सारा सामान ही बिल्कुल ताज़ा था। मैंने भी सब कुछ खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, आजकल तुम्हारे हालात अच्छे चल रहे हैं, कोई नया काम शुरू कर लिया है क्या तुमने? कहने लगी, हाँ, आदमियों के कपड़े सिलाई करती हूँ। औरतों के कपड़े सीने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। औरतें बहुत ज़्यादा नखरे करती हैं, इस कमीज़ को इस तरह बनाओ, उसकी फिटिंग अच्छी नहीं है, उसका डिज़ाइन ऐसा है, इस तरह बनाना है, वैसा बनाना है। मोटी मोटी औरतें ये समझती हैं अगर अच्छे कपड़े पहनूंगी तो स्मार्ट नज़र आऊंगी। ऐसा थोड़ी होता है, मोटी मोटी औरतों के कपड़े खूबसूरत नहीं बनते। वो चाहती है कि हमारे कपड़े खूबसूरत बने, जबकि ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए मैं मर्दों के कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए हैं। जैसे डिज़ाइन होते हैं, मैं ज़्यादा बातें भी नहीं करती। मैं तो बाज़ार में दुकान भी लेने के लिए सोच रही थी। काम ज़्यादा हो गया है, इसलिए सोचा कि बाज़ार में दुकान ले लूँगी। मैंने कहा कि जेंट्स कपड़ों की सिलाई और जेंट्स कपड़ों के नाप लेने में तुम्हें अजीब नहीं लगता? उसने कहा, क्यों अजीब लगेगा? जब औरतें पैसों के लिए कोई गलत काम करती हैं तब अजीब लगता है ना, बल्कि वे तो पाप है। तो मैं अच्छा काम कर रही हूँ और मेहनत से पैसे कमाऊंगी, तो फिर अजीब क्यों लगेगा? वैसे भी इस बाज़ार में मेरे पापा की भी दुकान थी, सारे हमें जानते हैं, मुझे अपनी बेटी समझते हैं। अगर उन लोगों के साथ मैं भी बैठ जाऊंगी तो मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा। और पापा तो बिस्तर पर पड़े हैं ना, इसलिए वे लोग ख्याल भी बहुत करते हैं। कोई किसी के घर राशन थोड़ी पहुंचाता है, लेकिन यहाँ पर मेहनत करके कमाऊंगी तो लोग मुझ पर तरस भी करते हैं और मुझे पूछते भी हैं। कम से कम मेरा थोड़ा लिहाज तो रख लेंगे, ख्याल तो करेंगे। मैंने कहा कि पर दुकान बनाना तो आसान बात नहीं होता। शहर के बीचों बीच दुकान लेने की बात कर रही हो, उसका किराया भी तो बहुत ज़्यादा होगा। उसने कहा कि ले लूँगी, ऐसे ही कमाते खाते। थोड़ी देर के बाद वह एक पन्नी उठाकर ले आई। कहने लगी, कुछ कपड़े लिए थे मैंने, तुम बताओ ये कपड़े कैसे हैं? जब मैंने उन कपड़ों को देखा तो मैं तो हैरान रह गई। कपड़े भी बहुत ज़्यादा महंगे थे। पता नहीं ये लड़की क्या कर रही थी। फिर मैं वापस अपने घर आ गई। मैंने आकर अपनी मम्मी को ये सारी बातें बता दी और उसके बदलते हुए हालात के बारे में सारी बात बता दी। माँ देखो ना, पापा विदेश में कमाते हैं, आप तब भी हमें इतना अच्छा खाना नहीं खिला पाती हैं। और आज मैं अपनी सहेली के घर से जो खाना खाकर आ रही हूँ, वो बड़े बड़े अमीर लोग भी नहीं खा पाते होंगे। इतने मज़े मज़े की चीज़ थी। आपने भी मुझे इतने दिनों से कुछ भी नहीं खिलाया। कब से कह रही थी कि मैकडोनल्ड्स का पिज़्ज़ा खाना है, लेकिन आपने नहीं खिलाया। लेकिन आज मैं खुद ही खाकर आ गई हूँ। और फिर जो कपड़े रीना ने मुझे दिखा रही थी, 5-5 हज़ार वाला एक एक सूट था। और सिर्फ अपने लिए ही नहीं, वह बाकी बहन भाइयों के लिए भी कपड़े लेकर आई थी। वह भी बहुत महंगे महंगे थे। रीना की माँ ने भी बहुत नया सा सूट पहन रखा था। मेरी माँ मेरी बात गौर से सुन रही थी। कहने लगी, बस वही हो गया जिसका डर था। बाप बिस्तर पर पड़ा है, बेटी और बहनें दूसरों के आगे अपनी इज्जत को पेश कर रही हैं। पर मुझे तो लगता था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसने अपना दुकान बाजार में कर लिया था, जिसकी वजह से सभी लोग उसकी बड़ी इज्जत और सम्मान करने लगे थे और दुआएं भी देते थे। उसको मिसाल भी बना दिया था कि देखो ये लड़की अपना घर चलाने के लिए कैसे इज्जत से रोटी कमा रही है, कितनी मेहनत कर रही है। बाप बिस्तर पर पड़ा हुआ है, लेकिन पूरा घर खुद ही चला रही है। यहाँ तक कि उसको एक अखबार वालों ने कहा कि हम आपका इंटरव्यू अपने अखबार में छापना चाहते हैं। पहले तो उसने मना कर दिया था, लेकिन फिर मान गई। उसका अखबार में छोटा सा इंटरव्यू छपा, ऊपर छोटी सी रिपोर्ट बनाई गई जो एक लोकल चैनल पर चलाई गई। लेकिन मोहल्ले वाले सब उसको जानने लगे। इस तरह उसका काम और भी बढ़ गया। सब उसकी मेहनत को सराहने लगे, उसे बड़ा इज्जतदार इंसान समझने लगे थे। मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे वह सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं था। वह वही थी, आखिर उसकी औकात क्या थी जो इस तरह से आगे निकल रही थी। मुझे उसे देखकर बड़ी जलन हो रही थी। कल तक तो वह इतनी गरीब थी, अचानक से उसका इतना बड़ा नाम हो गया। मेरी माँ ने कहा कि ऐसी मेहनती लड़की के लिए देख लेना, कल को बहुत बड़ा रिश्ता भी आ जाएगा। और तेरे लिए तो आजकल कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, लगता है खुद ही रिश्ता बुलवाना पड़ेगा। पिछले दिनों भी रिश्तेदारों में शादी थी और तूने सर दर्द का बहाना बना लिया था।
शादी में जाती चार लोग तुझे देखते, लोग तेरे लिए रिश्ता भिजवाते। हमारे समाज में यही तो होता है। शादियों पर लोग अपनी बेटियों को सजाकर इसलिए लेकर जाते हैं ताकि कोई ना कोई बेटियों को देखे और उनके लिए रिश्ता भेजे। पिछले दिनों मोहल्ले में शादी थी, लेकिन मैं नहीं गई थी। इसी बात पर मेरी माँ मुझे बहुत सुना रही थी, क्योंकि मेरे जाने का दिल भी नहीं कर रहा था। रीना के तो हालात बिल्कुल बदल गए थे। अब वह लोग अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छा खाना खाते थे। एक दिन तो वो बहुत बड़े होटल से बाहर निकल रही थी। मैंने देख लिया, मुझसे मिलने लगी और हाथ मिलाया। मैंने कहा, यहाँ पर क्या कर रही हो? तो कहने लगी, खाना खाने आई थी। बहनों की जिद थी कि इस होटल में खाना खाना है। इन बेचारियों का भी तो दिल है ना। मुझसे तो छोटी हैं, इसलिए सोचा कि आज टाइम निकाल कर उन लोगों को लेकर जाती हूँ। मैंने कहा कि फिर तो काफ़ी बिल आ गया होगा ना, इतने सारे लोगों के खाने का। रीना ने कहा, हाँ, कुल 13,000 रुपये बिल बन गया था। और घर वालों के लिए भी तो पैक करवा कर लाई हूँ। मम्मी पापा भी तो खाएंगे ना। मेरे पापा तो आ नहीं सकते, क्योंकि पापा को अकेला नहीं छोड़ सकती मम्मी। हैरान रह गई कि उस लड़की ने खड़े खड़े 13,000 रुपये उड़ा दिए और उसको कोई परवाह नहीं थी। लेकिन इस मोहल्ले में मर्द थे ही कितने। हमारे तो पूरे देश में औरतों की तादाद ज़्यादा है, और वैसे भी आदमियों के कपड़े रेडीमेड ज़्यादा आते हैं। कितने आदमी उससे कपड़े सिलवाते थे जो इतनी ज़्यादा नोट छाप रही थी। एक दिन मेरा कजन भाई आया था। जब मैं उस पर गौर किया तो उसके कॉलर के पीछे रीना की दुकान का स्टिकर लगा हुआ था। जब कोई दर्जी कपड़े सीता है तो जेब पर या कॉलर पर अपना स्टिकर लगा देता है। मैंने कहा, क्या तुम्हारा कपड़ा रीना ने सिलाई किए थे? उसने कहा कि हाँ, देखो कितने अच्छे कपड़े सीती है। तभी तो मैंने खुश होकर उसको 5,000 रुपये दे दिए। मेरी मम्मी और हैरान रह गई। मैंने कहा कि 5,000 रुपये सिलाई दिए तुमने? उसके चेहरे से ऐसे लग रहा था जैसे ये सब कुछ उसके मुंह से निकल गया था। वह बताना तो नहीं चाहता था। उसने कहा कि हाँ हाँ, 5,000 रुपये दिए हैं। आजकल 5,000 रुपये में आता ही क्या है? मेरी माँ ने कहा कि पागल तो नहीं हो गए हो? 5,000 रुपये में क्या आता है? 5,000 रुपये कोई छोटी मोटी रकम थोड़ी है भला। ये बात ठीक है कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह से रकम की अहमियत भी तो बढ़ जाती है। और तुम पूरे 5,000 रुपये लुटा कर आ गए हो। इतने भी कोई खास कपड़े तो सिलाई नहीं किए उसने। तुम्हारे कपड़े वैसे ही सिले गए हैं जैसे कोई और कपड़े सीता है। उसने कहा कि छोड़िए ना आंटी, बस कपड़े तो अच्छे हैं ना। मुझे बहुत पसंद आए थे तो मैंने खुश होकर उसको दे दिए थे। मेरी माँ ने कहा कि बाकी लोग भी तो इसी तरह उसे खुश होकर देते रहते हैं। इस बात पर वह चुप हो गया। उसने कहा कि शायद, मुझे पक्का नहीं पता, मेरा कजन असल में मेरे घर मिठाई देने के लिए आया था। 1 हफ्ते के बाद उसकी मंगनी थी। मेरी माँ ने कहा, ऐसा भी क्या करती है ये लड़की, उसको सिलाई के इतने अच्छे खासे रकम मिल जाते हैं। मामला तो उलझ गया। मुझे लगा कि कोई और काम करती होगी तो आसानी से उनको इस मोहल्ले से निकलवा देंगे। लेकिन अब बात किसी और तरफ निकल गई थी। ये पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई। सब उस औरत को इज्जत की निगाहों से देखते थे और कहते थे कि बड़ी मेहनती लड़की है। अब हमें उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत जमा करना पड़ेगा। दिन इसी तरह बीत रहे थे और रीना ये कमाई करती जा रही थी। अब तो उसने अपनी दुकान पर एसी भी लगवा लिया था, क्योंकि गर्मी में बैठकर उसे काम नहीं हो पाता था। और यहाँ हमारे घर में भी एसी नहीं था। मैंने मम्मी से कहा कि जल्दी से आप भी एसी लगवा लीजिए। दोबारा उसके घर जाऊंगी तो वो मुझे बड़ी इतरा कर दिखाएगी और कहेगी, हम तो एसी के बिना नहीं रह सकते। असल में मेरे पापा बाहर विदेश में काम करते थे और सारे मोहल्ले को पता था। उस लड़की का बाप बाहर विदेश में काम करता था। सारे मोहल्ले की लड़कियां मेरे साथ ज़्यादा दोस्ती बनाकर रखना चाहती थीं ताकि मुझे बाहर की चीज़ें बटोर सकें। यह अलग बात थी, मैंने आज तक किसी लड़की को कोई भी चीज़ नहीं दी थी। हमेशा बाहर की टॉफ़ी बिस्किट पर ही उन लोगों को टाल दिया करती थी। लेकिन मेरी अब अपनी ही सहेली में वैल्यू कम होती जा रही थी, क्योंकि मैंने सुना था 1 हफ्ता पहले रीना ने अपने घर में भंडारा किया था और बहुत अच्छे पकवान भी पकवाए थे और सारी सहेलियों को भी बुलवाया था। खाने की एक लंबी लिस्ट थी जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जाहिर है उसने दिवाली पर भी अच्छी कमाई करनी थी। मेरी माँ ने कहा, हम अभी एसी नहीं लगवा सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब मुझे रीना से बहुत ज़्यादा नफरत होने लगी थी। मुझे ये पता था कि वह कुछ न कुछ तो गड़बड़ कर रही है, क्योंकि एक लड़की से भी ये बात सुनने में आई थी कि उसके भाई ने रीना से कपड़े सिलवाए और 5,000 रुपये सिलाई ले लिए। भला कौन लेता है? अच्छे से अच्छा दर्जी भी 1,000 रुपये ही लिया करता था, या अगर ज़्यादा ही ज़्यादा कोई ले लेता तो 1,500 ले लेता या 1,000 ले लेता। लेकिन 5,000 रुपये सिलाई, ये तो बिल्कुल एक मजाक था। और अजीब बात ये थी कि मर्द खुशी खुशी उसको इतने पैसे भी दे रहे थे। मेरा भी एक भाई था
जो बहुत ही ज़्यादा कंजूस था, किसी को 5,000 रुपये देकर भी राजी नहीं होता था। मैंने उससे एक सूट तोहफे में दिया और कहा कि जाकर रीना से सिलवा लेना, बहुत अच्छे कपड़े सीती है। उसने कहा कि ठीक है। मैंने कहा कि पर वह सिलाई बहुत ज़्यादा लेती है। तो कहने लगा, भाड़ में जाए, लेती होगी, लेकिन मैं तो उसे पूरे 500 रुपये से ज़्यादा सिलाई नहीं दूंगा। मैंने कहा, अगर तुमने उसे 500 में कपड़े सिलवा लिए तो मैं तुम्हें मान जाऊंगी। उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा। वह कपड़े देकर आया और उसने कहा कि मैं 500 में ही बात पक्की करके आया हूँ। मैं तो बहुत हैरान रह गई। मैंने कहा, 500 सिलाई में मान गई? तो वो कहने लगा कि हाँ, जल्दी मान गई थी। मैं भी हैरान रह गई। मैंने कहा, कितने दिन का टाइम दिया है उसने तुम्हें? वह कहने लगा कि 4 दिन का टाइम दिया है। ये 4 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से बिताए थे। चौथे दिन वह जब कपड़े लेकर आया तो मैंने कहा, कितने पैसे लेकर आए हो? तो एक पल वह चुप हो गया। उसने कहा कि जितने तय हुए थे उतने ही देकर आऊँगा, 500 ही देकर आया हूँ। लेकिन मम्मी ने सुबह से शोर मचाया था, उनके 5,000 रुपये पड़े थे, वह गायब था। मेरे भाई ने तो कसम खा ली थी, मैंने नहीं लिया। उसकी शक्ल से पता चल रहा था उसने ही निकाला है और शायद उसी ने रीना को दिया था। फिर शाम होते ही मैंने उसे बुलाकर फुसलाकर प्यार से पूछी कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, क्या तुमने वो पैसे रीना को दिए थे? तो कहने लगा, हाँ, रीना को ही दिए हैं। उसने मेरे कपड़े बहुत अच्छे सिलाई किए थे। मैंने कहा कि दिखाओ मुझे वो कपड़ा जो तुम रीना के पास से सिलवा कर लाए हो। वो कहने लगा, नहीं, मैं नहीं दिखा सकता, और वहाँ से भाग गया। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी थी। अब मेरे पास एक ही तरीका था, जो कि थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन उसी से उसकी सारी बात खुलकर सामने आ सकती थी। और मुझे किसी चीज़ पर विश्वास नहीं था। मुझे असल बात तक पहुंचना था, जिसके लिए इतना तो मैं कर ही सकती थी। मैंने सोचा था मैं खुद लड़का बनकर उसकी दुकान पर जाऊंगी और उससे कहूंगी मुझे अपने कपड़े सिलवाना है, और फिर पूछूंगी इतनी सिलाई लेती क्यों है। मेरे भाई को कुछ कपड़े चाहिए थे। मैंने उसके कमरे में गई तो वह किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा था। मुझे साफ पता चल गया वह किससे बात कर रहा है, और मैं चुपके से उसकी बातें सुनने लगी। कौन है ये आदमी जिसके साथ मेरा भाई बातें कर रहा है, और किस चीज़ से डर रहा है? और फिर वह फ़ोन पर बात कर रहा था कि हमारा कोई मुखबर है जो हमारी सारी जासूसी कर रहा है और हमारे सारे प्लान को चौपट कर देता है। सारे माल जब्त हो जाते हैं, पुलिस पकड़ लेती है। मेरे भाई की ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। आखिर मेरा भाई ऐसा कौन सा गलत काम कर रहा था कि वो पुलिस से डर रहा था? मैं तो रीना की सारी जासूसी करने का भूल ही गई थी। अब तो मुझे अपने भाई को लेकर चिंता हो रही थी। मैंने रीना को तो छोड़ दिया और अपने भाई की जासूसी करने लगी। तभी एक दिन मेरे भाई के जेब से एक अजीब सी चीज़ निकली, जिसे मैं तो समझ ही नहीं पाई थी। फिर ये बात मैं अपनी माँ को भी नहीं बता सकती थी, नहीं तो वो पागल हो जाती, क्योंकि वो भाई को बहुत प्यार करती थी और मेरी माँ के लाड प्यार से ही वह कोई काम भी नहीं करता था और अच्छे खासे कपड़े पहनकर पूरे दिन आवारागर्दी करता फिरता था, और उसके पास पैसे बहुत सारे होते थे। मैं वह चीज़ लेकर गई और रीना से पूछने लगी, रीना, तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुम इसके बारे में जानती हो? जैसे ही मैंने रीना को वह सामने दिखाई, वह तो चौंक गई थी। उसने कहा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या तुम मुझे बता सकती हो? तब मैंने रीना से झूठ कहा, क्योंकि मुझे उसकी भी सच्चाई जाननी थी। मैंने कहा कि जो कजन तुमसे कपड़े सिलवा कर ले गया है ना, उसी के जेब से ये माल मिला है। अब तुम बताओ आखिर ये है क्या चीज़? उसने कहा कि ज़रूर तुम्हें गलतफहमी हुई है, ये चीज़ उसकी जेब से नहीं मिल सकता, क्योंकि यह चीज़ कोई और ही सप्लाई कर रहा है और उसकी सुराग अभी तक नहीं लग पाई है। चलो मेरे साथ थाने और इस चीज़ को वहीं पर जमा करवाएंगे। जब मैं रीना के साथ थाने गई, रीना की असलियत भी मेरे सामने आ गई। इसी वजह से वह लाखों रुपए कमा रही थी। वह पुलिस वालों की मुखबर थी। जो लोग ड्रग्स सप्लाई करते थे उन सप्लायरों की ये मुखबर थी। इसलिए पुलिस जगह जगह छापा मार कर वह सारा सामान पकड़ लेती थी। पुलिस वाले इसको पैसे दिया करते थे और उन लोगों के लिए ये जासूसी करती थी। मार्केट में बैठकर अब तो मुझे अपने भाई की चिंता सताने लगी। मैंने सही किया था, अपने भाई का नाम नहीं लिया और अपने कजन भाई को पकड़वा दिया, लेकिन वह सब कुछ उगल दिया। उसने मेरे भाई का भी नाम ले लिया था और मेरा भाई जेल चला गया था। रीना तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। मेरी मम्मी तो अपने बेटे के लिए पागल हो गई और मेरे पापा भी विदेश से आ गए। अब मम्मी पापा दोनों ही मेरे भाई को बाहर निकालने के चक्कर में पड़े रहते हैं। अब रीना का खुलासा होने पर रीना ने अपना दुकान रातों रात यहाँ से खाली कर दिया। न जाने वह कहाँ चली गई, क्योंकि उसके जान को अब खतरा था। दुकान बंद कर दिया। शायद वह किसी और इलाके में चली गई थी, या फिर उसने इतने पैसे जमा कर लिए थे कि अब उसे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि कुछ और करना चाहती थी।
अब तो मैं खुद बेवकूफ़ बनकर रह गई थी। कहाँ हम दोनों माँ बेटी रीना की जासूसी कर रहे थे। मुजरिम तो हमारे घर में ही बैठा था। हमें दूसरों की कमाई पर नज़र नहीं रखना था। हमें अपने ही घर के अंदर बुरे कामों को देखना था। अब मैं बहुत बुरी तरह से पछता रही थी। हम उस बेगुनाह पर कितना इल्ज़ाम लगा रहे थे। वह बदचलन होगी, वह गलत तरीके से पैसे कमा रही है और अपने घर की खोज नहीं की। बदचलन तो मेरा भाई था, बुरे कामों में पड़ गया था। रीना के बारे में इतना कहूँगी, वह एक समझदार लड़की थी। उसने पुलिस वालों के साथ मिलकर हजारों रुपए कमाए। उसने जो किया शायद गलत था, लेकिन उसने इतने सारे पैसे कमा लिए थे। अब उसकी ज़िंदगी में कोई भी कमी नहीं थी। उसने अपने बहनों की ज़िंदगी बदल दी, अपनी माँ की ज़िंदगी बदल दी, अपने बाप का इलाज करवाया। शायद उसने अपने लिए जो किया बिल्कुल ठीक किया था। मैं किसी को ये नहीं बता सकती थी उसका राज क्या है, क्योंकि मैं भी तो उसके साथ मिली हुई थी। अगर बताती तो फिर मुझे अपनी बात भी बतानी पड़ती। इसलिए मैंने उसका कोई नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही मार ली थी। ना ही मैं वह सामान लेकर रीना के पास जाती, ना ही पुलिस मेरे भाई को पकड़ कर ले जाती। वह जैसे भी थी, अपने घर वालों के लिए बहुत अच्छी थी। इसलिए मैं उसके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहती थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका तरीका शायद गलत हो, लेकिन नीयत साफ होती है। इसलिए हमें उनके खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए। उसकी हेल्प शायद भगवान ने की थी और रीना अब न जाने कहाँ थी। मुझको उसकी कोई खबर नहीं थी। उसके बाद तो मोहल्ले वालों ने भी हम लोगों से मुंह फेर लिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।